बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा की 2 कविताएं आपके सिलेबस में हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा जाग तुझको दूर जाने के प्रश्न उत्तर। आज हम करने वाले हैं सब आंखों के आंसू उजले नामक कविता के प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों? सिंपली हमें ये बताना है कि आंसू को उजले क्यों कहा गया है। उत्तर देखते हैं। महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग उनकी सच्चाई और पवित्रता दिखाने के लिए किया गया है। उजले जो शब्द है उसका अर्थ होता है सफ़ेद, और सफ़ेद जो है पवित्रता का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। तो ये जो उजले शब्द है ना, इसके माध्यम से कवित्री ये दिखाना चाहती है कि जिसकी आंख में भी आंसू आए हैं वो उसके संघर्ष को बताते हैं कि उसने जीवन में कैसा और कितना संघर्ष किया है। सभी व्यक्तियों के अपने अपने सपने होते हैं और सभी व्यक्ति उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। हर व्यक्ति का अलग संघर्ष है और उस संघर्ष के दौरान हर व्यक्ति की आंख में जो आंसू होते हैं वो बिल्कुल पवित्र माने जाते हैं। यानी हर व्यक्ति जीवन में अपने विशेष तरीके से संघर्ष करता है। हमें हर व्यक्ति के सपने का सम्मान करना चाहिए। किसी के जीवन में थोड़ा संघर्ष है तो किसी के में ज़्यादा संघर्ष है। हर व्यक्ति का अपना एक सच है और हमें हर व्यक्ति के सच का सम्मान करना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए महादेवी वर्मा ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है? सरल भाषा में कहें तो इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना है। उत्तर देखते हैं। महादेवी वर्मा ने सपनों को सच करने के लिए कई प्रकार की स्थितियों में काम करने को कहा है। कैसी कैसी स्थितियां हो सकती हैं हमारे सामने? व्यक्ति को हर प्रकार की स्थिति का सामना करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी विशेषता पहचाननी है और उसके अनुरूप कार्य करना है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रकृति हमें कई तरह से प्रेरित करती है। हम कभी फूलों की तरह खिलकर, कभी दीपक की तरह जलकर, कभी हीरे की तरह कठोर चोट खाकर और कभी सोने की तरह तपकर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। यानी हमारे सामने कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं? कई परिस्थितियों में हमें जलना पड़ सकता है। जलना मतलब प्रतीकात्मक रूप से कि बहुत दुख सहन करना पड़ सकता है। कई बार हमें हीरे की तरह कठोर चोट खाकर, यानी बहुत शारीरिक और मानसिक संघर्ष करके अपने सपने पूरे करने पड़ सकते हैं। और जैसे सोना जो है पिघल करके तप करके शुद्ध होता है, कई बार जो है हम आंतरिक और बाह्य संघर्षों से जूझते जूझते जो है अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होते हैं। यानी सोने की तरह से संघर्षों में से निकल करके तप करके हम जो है निखरते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है। इन उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां होंगी, उनका हमें कैसे कैसे सामना करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलम मरकत के संपुट 2 पंक्ति में नीलम मरकत और जीवन मोती के अर्थ को कविता के संदर्भ में स्पष्ट करें। एक लाइन है नीलम मरकत के संपुट 2 वाली, और उसमें हमें बताना है कि नीलम मरकत क्या है और जीवन मोती, इन शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। उत्तर देखते हैं। नीलम और मरकत, मरकत कहते हैं पन्ना को, नीलम और पन्ना 2 अनमोल रत्न हैं जो कि पाए जाते हैं पृथ्वी पर। इस कविता में आकाश को नीलम जैसा कहा गया है और धरती को पन्ने जैसा कहा गया है। इन दोनों ने मिलकर एक संपुट बना रखा है। संपुट कहते हैं सीपी जैसे खोल को। सीपी जैसा खोल यानी नीचे से भी और ऊपर से भी किसी एक चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हाथों की अंजुली जैसा खोल। सीपी का खोल जिसमें मोती पैदा होता है, मोती को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे। इसी प्रकार से धरती के सभी जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रकृति ने नीचे उनको धरती दी है और ऊपर जो है आकाश दिया है। इस संपुट में जीवन चक्र चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे विकास कार्य, सारे सुख, सारे दुख जो है आकाश और धरती के बीच में ही चलते रहते हैं। ये दोनों तत्व जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं। धरती और आकाश मिलकर के हर प्रकार के जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीवन मोती प्रत्येक जीव के लिए प्रयोग किया गया है। नीलम जो है आकाश के लिए, मरकत जो है धरती के लिए, और जीवन मोती जो है हर प्रकार के जीवन के लिए। किसी भी प्रकार के
जीव में जो जीवित है उसके लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है? उत्तर देखते हैं, इस पूरी कविता में प्रकृति मनुष्य को संदेश देती है तथा उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। इस कविता में विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं। महादेवी वर्मा ने बताया है कि मनुष्य को जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसकी परिस्थितियां जो हैं फूल के समान होती है, यानी जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होते रहता है। आगे से आगे सारी परेशानियां जो हैं उसकी दूर होती रहती हैं और जीवन बड़ा स्मूथ चलता रहता है। यानी कई बार जीवन जो है फूलों की तरह होता है, तो कई बार व्यक्ति को अपने जीवन में दीपक की तरह जलना पड़ता है। इसी प्रकार व्यक्ति जो है झरनों से चंचलता, पहाड़ों से करुणा सीख सकता है कि कैसे पहाड़ ऊपर से कठोर है लेकिन उसका हृदय जो है कितना कोमल है कि वो धरती की प्यास बुझाने के लिए अपने अंदर से मीठे जल का झरना प्रवाहित करता है। आगे है, हीरे से कठिन चोट सहकर भी चमकना। हीरा जब रॉ फॉर्म में होता है तो उतना चमकीला नहीं होता, जब चोट लगा लगा के उसको विभिन्न प्रकार से तोड़ा जाता है तो वो जो है अपनी चमक को तारों के समान बिखेर देता है। सोने से तपकर निखरना सीख सकते हैं। जीवों के ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी भी उनको संरक्षण प्रदान करती है। इस प्रकार प्रकृति जीवन के हर क्षण में मनुष्य के साथ रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस कविता की मूल संवेदना या प्रतिपाद्य, मुख्य भाव, केंद्रीय भाव, कोई भी एक आ सकता है, वो बताना है हमें कि इस कविता का मुख्य भाव क्या है। इस कविता की मूल संवेदना यह है कि हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। उसके स्वयं के कुछ सपने हैं। हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयत्न करता है। इस दौरान वह विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है। इन परिस्थितियों में प्रकृति उसकी विभिन्न प्रकार से मदद करती है। प्रकृति अपने विभिन्न पदार्थों द्वारा मनुष्य को प्रेरणा देती है। हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करना चाहिए। इस कविता में दीपक, फूल, पहाड़, समुद्र, हीरा, सोना, धरती, आकाश यानी ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं के, और ये सारे उदाहरण देकर के बताया गया है कि प्रकृति मनुष्य को विभिन्न रूपों में प्रेरणा प्रदान करती है और व्यक्ति को प्रकृति से प्रेरणा लेकर के, उसका साथ लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता में से भी एक प्रश्न मैंने काव्य सौंदर्य का रखा है। प्रश्न देखते हैं, नभ तारकसा, ये वाला दिया हुआ है कुछ पंक्तियां, हीरक पिघला तक पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये पंक्तियां दी हुई हैं और इनका आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, काव्य सौंदर्य के लिए पहले आपको थोड़ा सा इसका भाव लिख देना है और उसके बाद जो है अगर हमें कुछ ग्रामेटिकल समझ आता है तो वो चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। चलिए भाव देखते हैं पहले। इन पंक्तियों में बताया गया है कि हीरे को चमकने के लिए टूटना पड़ता है। जब हीरा धरती से निकलता है तो वो इतना चमकीला नहीं होता, उससे कठिन चोट सहन करनी पड़ती है, विभिन्न प्रकार से उसे काटा जाता है और उसके बाद वह जाकर के कहीं तारों की तरह चमकता है। उसी प्रकार सोने को तपा करके गलाया जाता है और जब सोना तपा करके गला दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, तब उसमें से सारी अशुद्धियाँ जो हैं दूर कर दी जाती हैं और उसके बाद वो शुद्ध बन जाता है। अपने आप को अनमोल बनाने के लिए ये दोनों जो है एक दूसरे का गुण नहीं अपनाते, दोनों अपने अपने तरीके से संघर्ष करते हैं। एक चोट खाता है, एक ताप सहन करता है और उसके बाद जो है दोनों अपने अपने सेगमेंट में अनमोल बन जाते हैं। भावार्थ बताने के बाद थोड़ी सी ग्रामेटिकल विशेषताएं जो आपको समझ में आई है वो हमें बतानी है। काव्य सौंदर्य, जैसा मैंने पिछली कविता में बताया था, हम लिख सकते हैं शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि फर्स्ट हमें जो कविताएं हमने पढ़ी वो ब्रज भाषा की और सधुकड़ी भाषा की कविताएं थी। उनकी तुलना में ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा की कविता हम कह सकते हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सा, सी, समान जैसे शब्द जहाँ पर आएंगे उनको हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो इस पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग है। सोने और हीरे के माध्यम से मनुष्य को प्रेरणा दी गई है कि उन्हें अपने जीवन में कैसे अनमोल बनना है।
एक और प्रश्न मैंने लिया है, आलोक लुटाता वह घुलघुल और कब फूल जला। यहाँ तक की पूरी पंक्तियाँ हैं, इनका आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। उत्तर देखते हैं। कविता में बताया गया है कि दीपक अपने आप को जलाकर दुनिया को प्रकाशित करता है और फूल जब वो पूरी तरह से खिल जाता है तो अपने सौरभ को बिखरा देता है, अपने परागकणों को बिखरा देता है हवा में और हवा में खुशबू फैला देता है। दोनों अपना काम बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि दोनों का एक दूसरे से काम अगर बदल दिया जाए तो वो उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। फूल कभी जल नहीं पाएगा और दीपक कभी खिल नहीं पाएगा। इन पंक्तियों का भाव ये भी निकाल सकते हैं हम कि हमें अपना काम पूरी तरीके से करना चाहिए, और यदि हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम औरों को कुछ दे सकते हैं या औरों की कुछ मदद कर सकते हैं, तो हमें समाज हित के लिए भी वो काम करने चाहिए। जैसे दीपक और फूल का बताया है कि स्वयं नष्ट होते हैं और औरों को खुशियाँ देते हैं, औरों को खुशबू देते हैं, औरों को प्रकाश देते हैं। तो ये ठीक उसी तरीके से मनुष्य जो है प्रेरणा ले सकता है कि अपना जीवन जो है समाज हित के लिए, देश हित के लिए, परहित के लिए बलिदान कर दे। तो आज हमने पढ़े महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता सब आँखों के आंसू उजले के प्रश्न उत्तर। बहुत सरल भाषा में मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे।